See, I am not in Delhi. Unfortunately, I am not privy to what happens in Delhi. You should tell me more because यहाँ पे दिल्ली में किसका गुफ्तगू किसके साथ हो रहा है, कौन रात में अंधेरे में किसके साथ मिल रहा है, किसका दोस्ती किसके साथ हो रही है, मेरे से बेहतर आप जानते हो, मुझसे बेहतर आप जानते हो। तो मैं बस इतना ही कहूँगा, हम इंतजार करेंगे कि इस पे कोई जांच होगी। अमृत के बारे में हमने इतना सारा डिटेल में विस्तार में इनको बताया, मंत्री जी को और यहाँ के अधिकारियों को। तो हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार इस बात पे कुछ करेगी। उम्मीद करते हैं कि मोदी जी जो बोलते हैं तेलंगाना एटीएम बन गया, उस बात को लेकर कुछ जांच होगी, कुछ तहकीकात होगी, इसके बारे में कुछ कार्रवाई होगी। अगर ये सब कुछ नहीं होता है, हमारे मन तो छोड़िए, हमारी इलेक्शन तो 4 साल दूर है, बट जनता के मन में जो एक शंका होगी कि क्या ये लोग मिले जुले हुए हैं क्या, क्योंकि हम एक अजीब सा चीज देख रहे हैं, एक अजीब सा अजब प्रेम की गजब कहानी चल रही है तेलंगाना में। हम रेवंत रेड्डी जी के बारे में कुछ बोलते हैं तो सबसे पहले उनका रक्षण कवच, उनका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज इंसिडेंटली बीजेपी मिनिस्टर्स। पंडित संजय कुमार जंप्स टू हिज रेस्क्यू कि रेवंत रेड्डी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में हर जगह हम देखते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के साथ भिड़ जा रहे हैं, पर एक तेलंगाना में ऐसा अजब प्रेम की गजब कहानी चल रही है कि रेवंत का जो तरफदारी है, रेवंत की जो एक सपोर्ट बेस आज बीजेपी में ज्यादा है। एक बात पूछना चाहता हूं मैं आपसे, 8 एमपी हैं बीजेपी के तेलंगाना से, एक मुझे ऐसा व्यक्ति दिखाइए जिसने रेवंत के खिलाफ बोला हो इन 4-5 महीनों में। एक मुझे ट्वीट दिखाइए, एक मुझे कम से कम क्रिटिसिज्म दिखाइए इनके तरफ से। हमें लग रहा है कि वहां पे एक मिली जुली सरकार चल रही है, बट देखते हैं आगे जाके कुछ बीजेपी करेगी नहीं करेगी, हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। सर, जो आप एलिगेशन लगा रहे हैं, बट मल्लिकार्जुन खड़गे is saying that we realize that MLAs are being bowed by opposition parties. Well, I saw the statement. He said purchasing MLAs like goats. मैं तो कहता हूं सबसे बड़ा गोट परचेजर अगर कोई है तेलंगाना में वो तो कांग्रेस है। आई वेलकम खारगे जी टू कम टू द गोट मंडी इन तेलंगाना। आइए आप वहां की गोट मंडी में देखिए, आज हमारे 10 बीआरएस एमएलएस को आपकी पार्टी ले जाती है, आपके चीफ मिनिस्टर उनके घर घर जाके उनको एक स्कार्फ पहनाते हैं कांग्रेस की। मैं इसलिए गोट मंडी में जो 10 एमएलए हैं उनसे पूछना चाहता हूं, भाई आप लोग मीडिया के सामने आओ, बताओ आप कौन से पार्टी में हो, ये तो बताओ कम से कम, क्यों शर्माते हो। कोई एक एमएलए को कहता है कि मैं तो बीआरएस में ही हूं, क्योंकि उसको पद नहीं छोड़ना है, उसको डिस्क्वालीफाई नहीं होना है। तो मैं खारगे जी से बस इतना ही कहूंगा, सबसे बड़ा गोट परचेजर हिंदुस्तान की तारीख में अगर कोई है, हिस्ट्री में कोई है, तो वो है कांग्रेस। आयाराम गयाराम कल्चर इस देश में लाने वाली पार्टी। गोट मंडी, गोट माने एक डेफिनेशन भी है बॉस, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मैं एक गोट तो आपको जानते हो, दूसरा गोट है GOAT। तो गोट ऑफ गोट परचेजर्स इज कांग्रेस। हरियाणा में शुरू हुई जो कल्चर इंदिरा जी के टाइम पे, वहां से लेके आज तक सबसे बड़ी गोट परचेजर अगर कोई है मंडी में, कांग्रेस है। तो खारगे जी एक बार अपना इंट्रोस्पेक्ट कर ले। ये तो वही बात होगी, एक बिल्ली 1000 चूहे खा के हज को निकली। हर किसी को खरीदने वाली पार्टी, हर किसी को गायब करने की कोशिश करने वाली पार्टी, आज फिर एक बार ऐसी बात अगर करें तो बहुत लोग हंसेंगे यार। Anybody else? Sir, you have also said that the company lacks the disqualification as far as the tenders are concerned. The company which has given thousands of crores of tenders, they lack the necessary qualification. What sort of qualification that company doesn't have? Can you just? Yes, brother. In fact, they have never ever done any work which is more than 150-200 crores. Basic qualification ये है कि एक बड़ी कंपनी एक बड़ी काम करने के लिए उनको इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए, टेक्निकल, साथ ही साथ फाइनेंशियल कैपेबिलिटी भी होना चाहिए। उनके पास दोनों भी नहीं, क्योंकि उनकी अगर आप रिपोर्ट, खुद की रिपोर्ट देखेंगे, उनका पूरा नेट प्रॉफिट है 2021 का 2.2 करोड़। सो ऐसी कंपनी जिसके पास ना कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, ना कोई फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है, उनको जबरदस्ती किसी के साथ जेवी बना के, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर के करीबी रिश्तेदार है, जबरदस्ती बना के, और उस कंपनी से भी जबरदस्ती, बड़ी कंपनी है वो 20% काम करेगी, छोटी कंपनी जिसके पास 2 करोड़ टैक्स है, सॉरी प्रॉफिट है, वो 80% करेगी। इस पे अगर कोई जांच होगी तब ना ऑफिसर बाहर आएंगे, बताएंगे क्या दबाव था उन पे। IHB आएगी बाहर, वो भी बताएंगे क्या दबाव था उन पे, कैसे ऐसे कैसे हो गया। और अगर एक कंपनी बनने के बाद
अभी तक अगर 100 करोड़ से ज्यादा काम कहीं नहीं किया हो और सडनली उनको 1000 करोड़ का काम दिया जाता है रेवंत चीफ मिनिस्टर बनते ही, इसको क्या हम क्रोनी कैपिटलिज्म ना बुलाएं? क्या इसका अर्थ होगा? मुझे तो नहीं पता। కాంగ్రెస్ మంత్రులు వెళ్ళిపోతున్నారు, అప్పుడే వన్కేన్ గారు నేను ట్వీట్ చేశాను, మీరు ఢిల్లీ వస్తున్నది అరెస్టుల నుంచి తప్పించుకోవడానికి దానికి మీరు ట్వీట్ చేశారు, దీన్ని ఎలా చూస్తారు? ఇప్పుడు నేను ఢిల్లీలో ఇక్కడ ఉన్నాను, ఇప్పుడు మళ్ళీ 245కి బయలుదేరి హైదరాబాద్ వెళ్తున్నాను. వాళ్ళు నన్ను ఏమైనా చేయదలుచుకుంటే నిరభ్యంతరంగా చేయొచ్చు. నా మీద ఏ ఎంక్వైరీ చేసుకుంటానన్నా, నా మీద ఏ కేసు పెట్టుకుంటానన్నా, ఎన్ని ఏజెన్సీల్ని పంపిస్తానన్నా నాకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదు. నేను పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారిని అడుగుతా ఉన్నా, మీరు సరిగ్గా 2-3 వారాల కిందట అదానీ గారితో కోహినూర్ హోటల్లో రహస్యంగా సమావేశమై ఆయన కాళ్ళు పట్టుకున్నారా లేదా? మీ మీద ఈడీ రేడ్స్ జరిగి 5 వారాలైంది. आपको नेशनल मीडिया को भी ये जान के ताजुब होगी एक बात, 5 हफ्ते पहले तेलंगाना में एक बहुत बड़ा रेड हुआ ईडी का, वहां की रेवेन्यू मिनिस्टर पे. 5 हफ्ते हो गए, आज तक न ईडी एक लफ्ज कहती है, न रेवेन्यू मिनिस्टर एक बात कहते हैं. और मीडिया तो उस दिन ब्रेकिंग लगा रही थी, मैंने देखा कि काउंटिंग मशीन जा रहे हैं अंदर, क्योंकि पैसा इतना बरामद हुआ कि वहां पे काउंटिंग करने के लिए 2-2 मशीन की जरूरत पड़ी. तो आज तक 5 हफ्ते तक एक कांग्रेस की रेवेन्यू मिनिस्टर तेलंगाना में, उनके घर पे ईडी छापा मारती है, ना ईडी एक ट्वीट करती है, ना ईडी एक स्टेटमेंट देती है, ना ईडी कम से कम एक लीक देती है. लीक में तो वो माहिर है, पूरे बाकी लोगों से पहले मीडिया को खबर पहुंच जाती है. न लीक, न रिपोर्ट, न स्टेटमेंट, न ट्वीट, और मिनिस्टर साहब भी एकदम खामोश.